दोस्तों आज का जो वीडियो है ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी अभी HIV पॉजिटिव हुए हैं, यानी कि जो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं, सिर्फ उनके लिए है। या फिर जो HIV पॉजिटिव के रिस्क पे हैं, एक्सपोजर जिनका हो चुका है, जिसको लगता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूं और HIV से डर लग रहा है, तो ये डर खोलने वाला वीडियो है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि HIV का जो वायरस है वो कितना खतरनाक है। कितना खतरनाक आपको लगता है ये, कैसे ये जान ले सकता है या फिर ये जान नहीं ले सकता, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो सारा डर है वो दूर करने वाले हैं। कई बार होता क्या है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, उस चीज के बारे में पूरा परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो इसके कारण हम उसके बारे में ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको HIV के बारे में वो असलियत बताने वाले हैं। शायद ही किसी ने आपको किसी वीडियो में HIV के बारे में ये बात बताई हो। तो दोस्तों HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर कैसे फैलता है, इस चीज का तो आपको भली भांति पता है। मुझे नहीं लगता कि यह बात बार बार आपको बताने की जरूरत है। हम सिर्फ इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब HIV पॉजिटिव हो जाता है, होने के बाद जो इंसान है उसके अंदर एक अलग प्रकार की टेंशन हो जाती है, अलग प्रकार से एक चिंता हो जाती है। उसको लगता है कि HIV पॉजिटिव होने के बाद अब तेरी जान किसी भी टाइम निकल सकती है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना है। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ ये चीज बताऊंगा कि HIV होने के बाद एक इंसान कितनी लंबी उम्र जी सकता है, कितना समय निकाल सकता है और HIV कितना खतरनाक है, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले देखो, हम आज HIV को कंपेयर करने वाले हैं किसी दूसरी बीमारी के साथ। देखो, अकेला दुनिया के अंदर HIV का वायरस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, किडनी फेल्योर है, लिवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां दुनिया के अंदर है। तो उन बीमारियों के मुकाबले HIV का वायरस कितना खतरनाक है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जिक्र उठाऊंगा डायबिटिक यानी कि शुगर का। देखो, शुगर के बहुत सारे मरीज हैं दुनिया के अंदर। आप देखोगे कोई ना कोई आपको शुगर का मरीज मिल जाएगा। HIV का मरीज लेट मिलेगा, लेकिन शुगर का मरीज आपके आसपास मिल जाएगा। तो शुगर का देखो, शुगर भी दो तरह की होती है, जनरल दो तरह की होती है, कॉमनली दो तरह की होती है। वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शुगर होती है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 थोड़ी ज्यादा खतरनाक होती है। टाइप 1 की आप मैं बताऊंगा, जितनी भी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है, नॉर्मल इंसान की जिंदगी 80 साल है, 90 साल है, जितनी भी नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, उसके मुकाबले टाइप 1 डायबिटिक यानी कि शुगर जिसको है, उसकी उम्र 12 से 14% कम हो जाती है, उसके मुकाबले कम हो जाती है। और जिसको टाइप 2 डायबिटिक है यानी कि दूसरे प्रकार की शुगर है, उसकी 5% के आसपास, 5 से 6% के आसपास कम होती है, सिर्फ 5 से 6% तक कम होती है। तो आपको पता चल गया कि एक शुगर होने के बावजूद भी उम्र कम होती है, और इसके अंदर जो दवाई है पूरी उम्र खानी पड़ती है। कभी शुगर ऊपर, कभी शुगर नीचे। जब नीचे चली जाती है तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ऊपर चली जाती है तो कभी BP बढ़ जाता है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम आने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि शुगर के साथ साथ आगे आने वाले टाइम पे किडनी फेल, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जाती है सिर्फ शुगर के कारण। इसके बाद हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। देखो, अब कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं, राइट? कैंसर बहुत तरह के होते हैं, तो इसके स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्टेज और कौन सा कैंसर है। मान ले किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर है, जैसे मैंने बताया ना, हमारा पैंक्रियाज होता है शरीर के अंदर, लीवर के थोड़ा नीचे होता है। देखो, लीवर इस साइड में होता है, राइट? हो सकता है कैमरे के अंदर थोड़ा उल्टा दिखाई दे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लीवर इस साइड में होता है, हार्ट इस साइड में होता है, राइट? अब लीवर इस साइड में है तो जो यहाँ पे है पैंक्रियाज नीचे की तरफ, और थोड़ा सा नीचे होता है गॉल ब्लैडर, इसके नीचे होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब क्या होता है? जहां पे इंसुलिन बनती है, जो हमारी शुगर को कंट्रोल करती है, राइट? पैंक्रियाटिक यानी कि पैंक्रियाज,
एक ऑर्गन का नाम है, अंग का नाम है। जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर, ऐसे ही ये भी एक शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसके अंदर कैंसर हो जाता है बहुत खतरनाक होता है। दूसरा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन यानी कि दिमाग के अंदर कैंसर हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लिवर कैंसर, लिवर साइरोसिस जिसको बोलती है, भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये जानलेवा होते हैं तीनों। इसमें जो लाइफ होती है एक पेशेंट की 1 साल 2 साल यानी कि 1 साल से 5 साल के बीच में होती है लगभग। देखो ज्यादा केयर करेंगे, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होते, एग्जैक्ट में कुछ आगे भी चला जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट, बहुत ज्यादा केयर करता है, थोड़ी लाइफ और बढ़ जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइफ इतनी ही होती है। ज्यादा खतरनाक वाले कैंसर होते हैं। बाकी जो जर्नल वाले कैंसर होते हैं दूसरे होते हैं, जैसे PSA वाला, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, जैसे महिलाओं के अंदर ओवरीज का होता है। तो ये थोड़ी सी जर्नल होते हैं, ये जल्दी कवर हो जाते हैं, यानी कि क्योर्ड भी हो जाते हैं। ये पहली दूसरी स्टेज में कवर्ड भी हो जाते हैं। तो देखो इसमें लाइफ कितनी है, 5 साल ही है, मात्र 5 साल। कैंसर होने के बाद बहुत खतरनाक बीमारी होता है, आपको पता ही है। कैंसर होने के बाद तो मुश्किल हो जाती है, वही कोई बचता है। अगर ये मेटास्टेटिक स्टेज जिसको बोलते हैं, यानी कि आखिरी स्टेज बोलते हैं, चौथी स्टेज में पहुंच जाता है, तो बचना नामुमकिन हो जाता है। वैसे तो देखो कैंसर होने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग जिंदा नहीं रहते, कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है लाइफ साइकिल। कईयों का लाइफ साइकिल लंबा भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर किसी का 4th स्टेज पे है, 3rd 4th स्टेज पे है, तो उसका 1 साल से 5 साल तक ही लाइफ मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे हार्ट फेल्योर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसमें भी, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है, हमारा जो दिल होता है वो पंप करता है, पंप यानी कि BP ब्लड को पंप करता है, राइट। तो हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर में ब्लड का प्रेशर बनता है, ऐसे ही दिमाग में पहुंचता है और ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन वगैरह काफी चीजें शरीर में घूमती रहती हैं, राइट। अब क्या होता है, इसमें स्लो हो जाता है पंप करना, जैसे जल्दी जल्दी सही टाइम पे पंप करता है तो इसमें स्लो हो जाता है, स्लो। अब स्लो करेंगे तो साफ सी बात है कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डैमेज होने का, जो नर्व होती है वो डैमेज होने का डर होता है, जिसमें ऑक्सीजन अगर वो डैमेज होएंगी तो उसके बाद क्या होएगा कि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होएगी, इन्फ्लेमेशन के कारण हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक होने के बाद इंसान, आपको पता ही है कि उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर भी जो उम्र होती है कितनी होती है, 5 से 10 साल ही उम्र होती है, जिसको हार्ट कंजेस्टिव की प्रॉब्लम होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, उसमें लाइफ होती है 5 से 10 साल। बाकी वही चीज मैंने बताई कि एक सिचुएशन होती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कितनी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी लाइफ बढ़ भी सकती है, लाइफ कम भी हो सकती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज 5 साल निकलती है इसके अंदर, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी फेल्योर की बात करेंगे। देखो ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर मैं बाद में आपको HIV के बारे में बता सकूं कि HIV की लाइफ कितनी है। आप इतने डरे हुए क्यों हो, आप क्यों डरते हो HIV से? HIV का वायरस जब आ ही गया आपके शरीर के अंदर तो इसको डट के मुकाबला करो। आपने तो मुकाबला भी नहीं करना, आपने तो एक दवाई खानी है, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, बस यही खानी है आपने, राइट। तो मैं बात करूंगा लास्ट में किडनी फेलियर की। अगर किसी किडनी फेल हो जाती है, यानी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसकी जिंदगी कितनी होती है, मात्र 5 साल, 5 से 10 साल मैक्सिमम मान के चलो। बहुत कम पेशेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं जो बहुत अपने आप को मैनेज करके रखते हैं, हर चीज टाइम से करते हैं, तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। 10 से 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, उनके बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन एक जर्नल लाइफ की बात करूंगा, जर्नल एवरेज निकाले तो हम 5 से 10 साल ही इसकी लाइफ होती है अगर किडनी फेल हो जाती है। बाकी जैसे मैंने बताया कि हर बीमारी के अंदर एक स्टेज होती है, कौन सी स्टेज पे है उसके ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं HIV के ऊपर। आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने बीमारी बताई है इनके अंदर देखो, किसी के अंदर 5 साल की जिंदगी, किसी के अंदर 10 साल की जिंदगी है, तो HIV के अंदर कितने साल की जिंदगी है? अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब किसी को HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, मान लो कि HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर आ गया, अब घबरा जाते हो। घबराते क्यों हो आप इस चीज में? घबराने वाली तो बात ही नहीं है। देखो HIV का इन्फेक्शन है, HIV वायरस शरीर के अंदर आ गया, आप तो कुछ नहीं कर सकते। ART का दवाई आता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, राइट, वो उसको दबा के रखेगा, राइट।
जैसे होते हैं ना कि पकड़ के किसी को उम्र भर के लिए जेल में भेज देना, राइट। हमारे शरीर के अंदर वो कैद हो जाता है एचआईवी का, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि एआरटी नाम की जो दवाई है उसको दबा के रखती है, पकड़ के रखती है, ये मान के चलो कि उसको पकड़ के रखती है, राइट। तो इसी करके आपको घबराने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। पहले वाले समय पे क्या होता था कि एचआईवी का जो दवा आता था, दवाई लेते लेते भी इंसान 15 साल में निकल जाता था, लेकिन आज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला, कोई कैंसर नहीं होने वाली, कोई टीबी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। आज की एआरटी की दवाई बिल्कुल सेफ है। जो नए नए दवाई खाते हैं एचआईवी की, उसी के अंदर टीबी की दवाई भी मिक्स होती है, यानी कि एक ही गोली बना दी है जो साइंटिस्ट हमारे उसमें यानी कॉम्बो करके बना दी। चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आप बैलेंस डाइट लो। बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जो कई बार बोलते हैं डॉक्टर बैलेंस का मतलब होता है कोई भी चीज हद से ज्यादा ना खाओ। अगर किसी ने बोल दिया कि आप खाओ जी हरी सब्जी, हद से ज्यादा ना खाओ। आपको बोल दिया कि सेब खाओ ज्यादा, हद से ज्यादा ना खाओ। केला खाओ, हद से ज्यादा ना खाओ। बैलेंस खाओ। जैसे आज अभी एक सेब खा ली, 2 केले खा लिए, थोड़े अंगूर खा लिए, थोड़े जामुन खा ली, थोड़ा संतरा खा लिया, थोड़ा स्ट्रॉबेरी खा ली, थोड़े अमरूद खा लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि एक ही बार में चलो जी 1 किलो खा लिया, 2 किलो खा लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और जैसे थेरेपी बोलते हैं ना, देसी थेरेपी आती है कैंसर से बचने के लिए। कोई धनिया मिक्स करके पी लिया जूस, किसी का जीरा मिक्स करके पी लिया, हल्दी मिक्स करके पी ली, सौंफ मिक्स करके पी लिया, अदरक का पानी पी लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं करना है। उनसे ऐसे कैंसर खत्म नहीं होती, उसका एक क्राइटेरिया होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जितने भी चीजें मैंने बताई हैं देसी चीजें, इनसे खून पतला होता है। खून याद रखना क्या होता है? खून पतला होता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया ना, वो जल्दी से ठीक नहीं, वो घाव नहीं भरेगा, आपका मुंह से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना है अपनी तरफ से, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एआरटी का दवाई जो होता है एचआईवी का, वही खाते रहना है। आपने सवेरे शाम जर्नल एक्सरसाइज करनी है, खाना फ्रेश ताजा खाना है, यानी कि जो पका हुआ खाना आपने खाना है। पका हुआ, जो कच्ची चीजें आपने ज्यादातर नहीं खानी है। जैसे मीट होता है, अध पका मीट नहीं खाना है, कच्चा मीट आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। अंडा भी है प्रॉपर तरीके से पका होना चाहिए, साफ पानी आपने पीना। हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, मास्क लगा के आपने जाना है, क्योंकि टीबी होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि वहां पे टीबी वाले पेशेंट होते हैं। अगर मान लो नॉर्मल पेशेंट होता है जिसको एचआईवी नहीं होता, अगर वो भी टीबी वाले डिपार्टमेंट में बार बार जाता है, उसको भी टीबी हो सकती है। तो लेकिन जो एचआईवी वाले पेशेंट होते हैं, इनमें टीबी होने का खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इम्यूनिटी एकदम डाउन चली जाती है, राइट। तो एआरटी का दवाई खाओगे तो इम्यूनिटी भी डाउन नहीं जाएगी आपकी, वो भी बढ़ी रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर एचआईवी पॉजिटिव आ गया है तो बिल्कुल टेंशन ना लो। अपने रूटीन वाले जो काम है बिल्कुल टाइम पे करो, टाइम पे दवाई खाओ। एक रूटीन बना लो कि ये दवाई मैंने खानी ही है, उसको खाते रहो। बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, घर वालों को परेशान करने वाली बात नहीं है, बार बार बोलने वाली बात नहीं है। न बार बार आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने की जरूरत है कि अब एचआईवी होने के बाद क्या होगा, एचआईवी जानलेवा है कि नहीं है, एचआईवी के लक्षण क्या होते हैं, क्या मैं एचआईवी मुक्त हो सकता हूं। ऐसे कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। जितनी बार आप सर्च करोगे, अलग अलग उनके जवाब आते जाएंगे, जवाब मिसमैच होते जाएंगे। आप मैच करने की कोशिश करोगे अकॉर्डिंग टू यूर थिंकिंग। आप सोचोगे कोई पॉजिटिव अच्छा जवाब आए, लेकिन नेगेटिव जवाब जो सच्चाई है वो आती चली जाएगी और आप चिंता में घुसते चले जाओगे। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसका इलाज है सिर्फ एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और एक चीज उनके लिए मैं बताना चाहूंगा जो सस्पेक्टेड एचआईवी है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर एचआईवी का वायरस हो सकता है, लेकिन डर के मारे वो टेस्ट नहीं करवाते। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाने में देरी करते हैं, लेट कर देते हैं, तो वायरल लोड है बढ़ता चला जाएगा। वायरल लोड बढ़ेगा तो फिर समय लगता है इसको कंट्रोल होने में। CD4 काउंट जो आपके शरीर की रक्षा करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बाहर वाली जो बीमारियां आती हैं उनके साथ लड़ते हैं, तो वो भी कम होते चले जाएंगे। इसके अलावा आपको अलग अलग तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपका एचआईवी है जो पहले ही एड्स में बदल जाएगा। जब आप टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे, एचआईवी तो आएगा ही, साथ में और काफी सारी बीमारियां आ सकती हैं, जिसको बोलते हैं कि एचआईवी एड्स में बदल गया। तो ऐसा नहीं करना है।
आपने अपना टेस्ट करवा लेना है। एचआईवी का टेस्ट हर लेबोरेटरी में टेस्ट उपलब्ध है, वो मैं बता देता हूं। देखो, अगर आपका किसी के साथ एक्सपोजर हुआ है, आपको लगता है कि एचआईवी मेरे अंदर हो सकता है, एक टेस्ट है P24 एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। जितनी भी मेरे साथ कंसल्टेशन होती है, ज्यादातर मैं उनको यही टेस्ट रिकमेंड करता हूं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट आपने करवाना है। इसमें होता क्या है, एंटीजन पिछले आपका 10-15 दिन का यानी कि रिसेंट अभी का इन्फेक्शन कवर कर लेता है, और एंटीबॉडीज आपका पिछला कवर कर लेता है। चाहे आपने जो मर्जी किया है, चाहे एक बार एक्सपोजर हुआ है, 10 बार हुआ है, 20 बार, कुछ भी है, उसमें कवर हो जाता है। कई बार आप डिटेल बताते हैं कि एक बार पहले हुआ था एक्सपोजर, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, क्या इस टेस्ट में सारे एक्सपोजर आएंगे? देखो, एक टेस्ट करने से आपको पता चल जाता है कि जितने मर्जी एक्सपोजर हुए हैं, वो आज के दिन आपके अंदर एचआईवी का वायरस शरीर के अंदर है या नहीं है। तो तुरंत जाओ, अपना टेस्ट कराओ। ऐसे सस्पेक्टेड लाइफ में आपको नहीं जीना है, ऐसे टेंशन वाली लाइफ में आपको नहीं जीना है। अगर पॉजिटिव भी आ जाता है तो ये वीडियो आप अपने खुद भी 1-2 बार देखना, या फिर जिसको लगता है दूसरे का पॉजिटिव आया है, आपको पता है, उसके पास भी ये वीडियो भेजना है। क्योंकि इस वीडियो से ये पता चलता है कि एचआईवी होने के बावजूद भी एचआईवी का वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एआरटी का दवाई खाना है, जिंदगी भर वो दवाई खाना है, अभी तक इसका कोई भी क्योर नहीं है। आने वाले समय पे 2028 के अंदर हो सकता है कि लेनाकापाविर का एक इंजेक्शन आता है जो कि 6 महीने में एक बार लगता है, तो वो आ सकता है मार्केट के अंदर। उसका प्राइस हो सकता है $100 के आसपास, कम ज्यादा भी हो सकता है। गवर्नमेंट के अंदर कोई टैबलेट भी आ सकती है आने वाले टाइम पे, फ्री भी हो सकता है। यानी कि आपने वेट करना है, अपनी सेहत को बचा के रखना है। उसके बाद रोज रोज दवाई खाने से आपका पीछा छूट जाएगा, और आने वाले कुछ सालों में, लंबे समय नहीं, कुछ सालों में इसका क्योर भी आ सकता है। जो एचआईवी नेगेटिव है उनको सोचने वाली जरूरत नहीं है। जो सस्पेक्टेड है अभी टेस्ट कराओ, अगर नेगेटिव आता है तो उनको भी ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिव आ चुके हैं, अभी तक दवाई चालू नहीं किया है, या फिर दवाई अभी चालू किया है, ये वीडियो उसके लिए है। और जब तक बात है कि एचआईवी की लाइफ की, अगर किसी को एचआईवी हो भी जाता है, एचआईवी पॉजिटिव आ भी जाता है, तो उसकी लाइफ कितनी होती है? देखो, एक जनरल नॉर्मल इंसान की जितनी लाइफ होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, नॉर्मल इंसान जिसको है ही नहीं एचआईवी, राइट, उतनी ही जिंदगी एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान की होती है। ध्यान से सुनना, कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप गूगल पे भी करके देख सकते हो कि एचआईवी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो इंसान की लाइफ कितनी है। एक नॉर्मल इंसान की जितनी लाइफ होती है, उतनी ही लाइफ एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान की होती है। आप वैसे ही इस वायरस को देख के घबरा जाते हो। पहली बात तो हम ये कहेंगे, अगर कोई भी एक्सपोजर होता है तो उसको सेफ्टी के साथ वो होना चाहिए। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमेशा सोच समझ के, दिमाग से काम लें, धैर्य से काम लें, और इसकी दवाई खाते रहें। एचआईवी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।